अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हकीम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने एक वीडियो में पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम को। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। चलें, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन किसने प्रपोज किया? 1864 में गुल्डबर्ग एंड वेग, दीज वर टू साइंटिस्ट। इन दो साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उस रिसर्च पेपर में इन्होंने प्रपोज किया लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। और लॉ ऑफ मैथ सेक्शन बताता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ये इंफॉर्मेशन देता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। हमें पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, तभी हम इस लॉ को समझ पाएंगे। तो एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, ए रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट बनता है बी। मैंने कहा ए रिएक्टेंट है, उससे क्या बनता है? प्रोडक्ट। यानी ए रिएक्ट करेंगे आपस में और बी बनाएंगे, मतलब वक्त के साथ साथ ए कम होते जाएंगे और बी बढ़ता जाएगा। मींस ए में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, ए क्या है? एक्स, और ए में अगर चेंज आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे डी एक्स। डी मीन डेल्टा, डेल्टा मीन चेंज, यानी एक्स के अंदर क्या आ रहा है? चेंज। अगर हम कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसको बोलेंगे डी एक्स ओवर डी टी। मतलब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, कि वक्त चेंज हो रहा है, वक्त बदलने से, वक्त गुजरने से एक्स की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, वो है उसका रेट। दूसरे लफ्जों में वो उसकी स्पीड है कि एक्स ए कितनी जल्दी बी में कन्वर्ट होता है, कितनी जल्दी ए खत्म होता है और बी बनता है, वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, ये लॉ वही बताता है हमें। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट at which reactants react is directly proportional to molar concentration of reactants. ये ला बताता है कि जिस रेट के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, जिस रेट के ऊपर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, वो रेट किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन पे। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो रेट ज्यादा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम तो रेट क्या होगा? कम होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। हमारे पास एक इक्वेशन है, ए और बी का रिएक्शन हुआ और हमारे पास बना सी एंड डी, और फिर कुछ देर के बाद सी और डी ने दोबारा रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू कर दिया? ए एंड बी। इस रिएक्शन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी चलता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, और रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इसको बैकवर्ड भी कह सकते हैं। इसमें सी एंड डी यानी प्रोडक्ट जो बना था अब वो रिएक्टेंट बन गया है, वो रिएक्ट करके आपके पास जो पहले रिएक्टेंट थे अब वो बना रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इस साइड पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है उसका कांस्टेंट ये है और रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट क्या है? आर। एक और बात मैं कहता हूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ए एंड बी हैं और रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट सी एंड डी हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है? ए एंड बी, और रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है? सी एंड डी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को मैं शो कर देता हूं आर एफ से। मींस आर एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रेट एट विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मोलर कंसंट्रेशन किसकी लेंगे हम? रिएक्टेंट्स की, और रिएक्टेंट्स ए एंड बी हैं, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन बार बार कह रहे हैं सर मोलर कंसंट्रेशन है क्या चीज? अभी बताता हूं मोलर कंसंट्रेशन क्या चीज है। मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, और ये होती है कंसंट्रेशन कितनी? 1 मोल। कि अगर आप रिएक्टेंट्स का 1 मोल ले रहे हैं तो फिर उसकी जो कंसंट्रेशन होगी उसे कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन, और उसको शो करेंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट से। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विच आर ए एंड बी। एंड अगर आप देखें डायरेक्टली का साइन हटाएं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं। अब क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसलिए कांस्टेंट क्या होगा? के एफ। तो के एफ इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन।
अब इसी के साथ हम एक और रिएक्शन देखते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो देखें इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और रिवर्स भी है। तो ये तो फॉरवर्ड का रेट आ गया, रिवर्स का रेट क्या होगा? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या हैं? सी एंड डी, और रेट किस पे डिपेंड करता होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट सी एंड डी है, तो इसलिए यहाँ पर ए एंड बी नहीं आएगा, सी एंड डी आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम वैसे ही ये देखें डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आर है क्योंकि रिवर्स रिएक्शन है, और बाकी सी एंड डी वैसे आ जाएगा। अच्छा एक बात फिर प्रीवियस लेक्चर से, अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको जाके देख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, फिर इस वीडियो को आगे देख लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एट इक्विलिब्रियम, क्या पढ़ा था? एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। हमने कहा था इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है? इक्वल होता है। कब? इक्विलिब्रियम पर। और हम अगर बात करें, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा अभी या कुछ देर बाद या कुछ और देर के बाद इक्विलिब्रियम रिएक्शन अटेन करना है। तो हम बात कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, आर एफ और आर आर इक्वल हो जाएंगे। तो आर एफ किसके इक्वल है हमारे पास? आर एफ हमारे पास इक्वल आता है यहाँ पर, ये देखें आर एफ इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख देते हैं के एफ ए एंड बी, और इस साइड में हमारे पास आ गया सॉरी के आर सी एंड डी। अब हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले जाते हैं और कंसंट्रेशन को एक साइड पे। अब के आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। हमारे पास क्या आ गया? के एफ पहले से है और के आर आके यहाँ क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब देखें यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर बच गया सी एंड डी, और यहाँ पर एक और चीज़ है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों रिएक्टेंट सी एंड बी, और उधर जाके क्या हो जाएंगे? ये डिवाइड हो जाएंगे। तो इधर जाके ये क्या हो गए? डिवाइड हो गए। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि इसको हम लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, के एफ ओवर के आर, ये जो कॉन्स्टेंट्स हमने लिखे हैं ये बराबर होते हैं के सी के। अब के सी क्या है उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखें के एफ ओवर के आर की जगह क्या लिख सकते हैं? के सी। तो हमने यहाँ अगर लिख दिया के सी, तो ये इस इक्वल आ जाएगा, इक्वल किसकी आ जाएगा? सी एंड डी, ए एंड बी। के एफ ओवर के आर की जगह हमने क्या लिख दिया? के सी, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? सी एंड डी ओवर ए एंड बी। अब हम यहाँ इसको ज़रा देखें, तो अगर आपने किसी भी रिएक्शन का के सी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ऊपर क्या लिख देंगे? प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो के सी लिखना बड़ा आसान है। अब ये हमने एक सिंपल रिएक्शन लिया है, बहुत सिंपल रिएक्शन लिया है। अब हमने इसमें मोल भी 1 1 लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें मोल ज़रा चेंज करके देखते हैं कि अगर इसके ए मोल हों, इसके बी मोल हों, इसके सी मोल हों, इसके डी मोल हों, फिर के सी को डिफाइन करता हूँ, रुक जाएं, के सी को डिफाइन करते हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा? देखें मोलर कंसंट्रेशन हमने इसकी लिखी, ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन है, लेकिन अब मोल ए हैं तो यहाँ पर ऊपर हम ए मोल भी लिख देंगे। इसके मोल बी हैं तो यहाँ पर ऊपर हम क्या लिख देंगे? बी। इसके मोल ए बी। इसी तरह सेम केस यहाँ पे होगा। यहाँ पर देखें तो रिवर्स रिएक्शन में इसके मोल कितने हैं? सी के, सी मोल हैं, और डी के कितने मोल हैं? डी मोल। यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी डी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ए बी सी डी, सी डी ए एंड बी। तो यहाँ पर आ जाएगा सी डी ए एंड बी। तो अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन दी हो और उसका अगर आप के सी लिखना हो तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ के सी की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली के सी आपके पास क्या है? के सी है रेशो, दो चीज़ों की रेशो है, प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट की क्या चीज़ लिखी हुई है? के सी क्या है? रेशो है किस चीज़ की? प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन का जो सम आंसर आएगा उसकी बात कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये प्रोडक्ट्स नहीं कहा मैंने, प्रोडक्ट कहा है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी हाथ से ले ज़रा इक्वेशन, ये जो हमारे पास ब्रैकेट होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दी। अब ये जो रेशियो है ये किसके साथ है? अच्छा एक और बात, रेज टू दी पावर कोफिशिएंट, रेज टू दी पावर, अब इस चीज़ को समझाते हैं, पहले लिख लें। कोफिशिएंट
टू दी प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants raised to the power coefficient। देखें इसको डिफाइन किस तरह करेंगे। Kc को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, ये क्या है आपके पास रेशियो है, इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर कोफिशिएंट टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। तो ये सिंपली इसको डिफाइन करेंगे Kc को, और Kc लिखना बड़ा आसान है। हम एक रिएक्शन लिखते हैं और उसकी Kc लिखने की कोशिश करते हैं। देखें एक रिएक्शन जो कि बहुत बार आया भी है कि इसका Kc लिखें N2 + 3H2 2NH3। यहाँ पर प्रोसेस है अमोनिया प्रिपेयर करने का रिएक्शन है। अब इसमें अगर आप इसका Kc लिखें तो कैसे लिखेंगे, अब देखें Kc लिखना बड़ा आसान है। पहले आपने प्रोडक्ट लिख देनी है और मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, ओवर आपने लिख देना है रिएक्टेंट्स को भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। लिख दिया जी। एक बात रह गई, कौन सी बात रह गई, रेज टू द पावर कोफिशिएंट तो लिखा नहीं। इसके बाद साथ कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसको पावर बना देंगे। इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसको पावर बना देंगे। इसके साथ कोफिशिएंट 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। तो ये हमने क्या कर दिया, Kc लिख दिया, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया इस रिएक्शन का। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पर, और ये हमेशा एक जैसी नहीं होती, इसलिए Kc का यूनिट जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता, हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है। तो हम जरा यहाँ पर इस रिएक्शन का Kc निकालने की कोशिश करते हैं। देखें एक बात मैंने आपको पहले बताई कि जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट में चीज़ लिखी है, ये मोलर कंसंट्रेशन है, और मोलर कंसंट्रेशन होगी तो इसका मतलब है कि इसका यूनिट क्या होगा, इसमें 1 मोल है और लिया हुआ किसके अंदर है 1 डेसीमीटर क्यूब में। 1 डेसीमीटर क्यूब में लिया होगा तो इसका यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यानी एक चीज़ अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई है तो उसका यूनिट क्या है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ NH3 का यूनिट क्या लिख देंगे हम, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन एक बात समझनी है आपने, यहाँ ऊपर जो पावर है वो भी साथ चलेगी, तो पावर भी यहाँ आ गई। नीचे हमारे पास क्या है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, N2 का यूनिट आ गया, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब -3, और इसकी पावर क्या है 3 है, वो हमने साथ लिख दी। बात पे कर लिया आपने। अच्छा, पावर का मतलब होता है उतने टाइम मल्टीप्लाई करना। अब अगर हम कह रहे हैं कि x स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि x मल्टीप्लाई बाय x हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसकी पावर 3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाउ मच टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। तो देखें ये जो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें से 2 टाइम जो है वो ऊपर वाले के साथ इसको काट दिया, 1 टाइम बच गया। अब देखें 3 काटने का मतलब यह है कि पहले तो 3 टाइम था, अब हमने कितने बच गए नीचे 1 टाइम बच गया। अब 1 टाइम बच गया। अब हम याद रहा देखें इसका Kc का यूनिट क्या आएगा, हमारे पास ऊपर तो बच गया 1, नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नीचे हमारे पास लिखा हुआ है जी मोल, नीचे हमारे पास लिखा हुआ है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ऐसे 2 हैं, इसका क्या कर लेंगे, लिख लेंगे स्क्वायर लिख लेंगे। अब इस स्क्वायर को जरा खोलते हैं, स्क्वायर को जरा खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल 2 हो जाएगा और Dm -6 हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्योंकि आपके पास कहाँ रखी हुई है, डिनोमिनेटर में रखी हुई है, जब इसको ऊपर लेके आएंगे न्यूमिनेटर बनाएंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएंगे, तो फिर आपके पास मोल 2 नहीं रहा हो जाएगा बल्कि मोल -2 हो जाएगा और Dm क्या हो जाएगा +6। तो ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका यूनिट कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हमने देखी आज इस टॉपिक के अंदर। आज के लेक्चर में हमने कवर किया कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, किसने प्रपोज किया, इसकी जो है वो स्टेटमेंट क्या है। एक एग्जाम्पल से हमने इसको स्टडी किया, फिर इसी एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल स्टडी किया, फिर उसमें दूसरी एग्जाम्पल बनाई हमने, फिर एक एग्जाम्पल हमने और लिखी, उसका Kc लिखा और हमने देखा Kc का यूनिट कैसे निकालते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि Kc का यूनिट ना हो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन इक्वल हो, जैसे कि H2 + I2 2HI, इस रिएक्शन में Kc का यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ तक आज रखते हैं, कल इससे आगे चलेंगे। इस वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ज़रूर शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी भी रिएक्शन का आप कैसे निकालना चाहते हैं,
तो वो आप मुझे कमेंट में कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए किसी भी रिएक्शन का केसी अगर आप कहेंगे तो वो भी निकाल देंगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सिग्निफिकेंस ऑफ केसी को स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ केसी की बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।